ये बताओ आज किस खुशी में था ये? भगवान ऐसे ही खिलाते रहो, नौकरी लगते रहो। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना? कौन सा करेंगे? राजस्थान क्लाइमेट पढ़ा है? चलो शुरू करो। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान नोट करो। राजस्थान की जलवायु। पढ़ना स्टार्ट करें? कुछ चार पांच बातें बेसिक और फंडामेंटल है। ठीक है। और ये बेटा ध्यान से सुनो, चाहे कोई सा ही विषय का स्टूडेंट हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो। हाँ, बायोलॉजी का तो मेन है ही है बेटा। क्लाइमेट बिना काम नहीं चलता। इसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बिना जलवायु के होती ही नहीं है। ठीक है। केमिस्ट्री, लैब में हमेशा टेम्परेचर मापते हैं केमिस्ट्री वाले, देखना। ठीक है। ज्योग्राफी का तो ये मेन पार्ट है। और पृथ्वी पर ऐसी कोई पार्ट या फैक्टर नहीं है जो क्लाइमेट से इफेक्टिव नहीं हो, जलवायु से इफेक्टिव नहीं हो। तो मोटी मोटी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगले 5 मिनट तक उनको यूं का यूं ही रट लेना, दिमाग में फीड कर लेना। पहली बात कि अर्थ स्पेस पे, सॉरी हाँ, अर्थ स्पेस पे, पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर दो महत्वपूर्ण मेजर घटनाएं, प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होती है। पहला है बेटा वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण, और दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन यानी संघनन। ये दो प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं कक्षा 4 में एनसीईआरटी में जल चक्र के रूप में दी हुई है, एनवायरमेंट साइंस में। दोनों घटनाएं किससे संबंधित है? जल चक्र से। ठीक है। अब आती बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि पदार्थ की मेजरली मेजरली बोला मैंने, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यही होती है। इन तीनों अवस्थाओं में जल घूमता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? जल चक्र। अब जल चक्र में पहली घटना क्या हो रही है कि ओशियन पार्ट है। उस ओशियन पार्ट में ध्यान दो, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करके वायु क्या करती है? वाष्पीकरण कर देती है। और जो लिक्विड फॉर्म है उसको कौन सी फॉर्म में ले लेती है? गैसीय अवस्था में। जल को जलवाष्प में परिवर्तित कर देती है। विंड और ऊर्जा किससे मिली? सूर्य से। वो ऊर्जा सूर्य से मिल गई, वही ऊर्जा आगे काम करती रहेगी। जो पहली बार जो ऊर्जा ली है वाष्पीकरण में, वही ऊर्जा आगे चलती रही। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों बातें एक ही है। अपने से वाष्पोत्सर्जन बायोटिक पार्ट से, और अबायोटिक से वाष्पीकरण। ठीक है। पौधों से कौन सी होती है? वाष्पोत्सर्जन होती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जल जो लिक्विड फॉर्म में है वो किस में चेंज हो जाता है? गैसीय अवस्था में। फिर बादलों का बनना, वर्षा का होना। तो वर्षा का होना क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है। और संघनन की प्रक्रिया में जल गैसीय अवस्था से या तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, या ध्यान दो ठोस अवस्था में आ जाएगा, ओलों के रूप में, हिमवृष्टि के रूप में ठोस, या फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वर्षा की बूंद के रूप में। क्लियर? तो अवस्था फिर चेंज हो गई। ये दो मुख्य प्रक्रम होते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रम के इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं या कारक होते हैं उन्हें क्लाइमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु। वापस ध्यान सुनो, ये दोनों घटनाएं, ठीक है, कौन सी? वाष्पीकरण की और संघनन की। पहले वाष्पीकरण हुआ फिर संघनन हुआ। ये दोनों प्रक्रम एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, ट्रोपोस्फेयर यानी सबसे निचली परत में होती है, क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। ये दोनों घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब इन घटनाओं से बिलोंग करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है। तो पहले तो रुको,
इन घटनाओं की एवरेज कंडीशन को तो क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की जो एक दिन एक वर्ष तक की अधिकतम, उसे कहते हैं मौसम। ठीक है, इन दोनों घटनाओं की। अब इससे संबंधित कारक कौन कौन है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले है तापमान। बोलो कौन सा है, तापमान। दूसरा है एयर प्रेशर, वायुदाब। और तीसरा, ध्यान से सुनो, तीसरा कारक है विंड, हवा, पवन। ठीक है, गैस की या एयर की डायनेमिक कंडीशन को विंड कहा जाता है। जब वायु चलती है तो उसे क्या कहते हैं, पवन। ठीक है, तो पहली तो है टेम्परेचर, तापमान, दूसरा है एयर प्रेशर, और तीसरा है विंड, पवन। ठीक है, और चौथा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ये चार ही कारक होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मुझे तोते की तरह बता दो। बोलूं मैं? पहला सवाल ध्यान से सुनो। ठीक है, जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं एटमॉस्फेयर की कौन सी परत में होती है, सौरमंडल में। क्लियर? जल चक्र में दो महत्वपूर्ण प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, संघनन और वाष्पीकरण। यानी पूरी जलवायु की प्रक्रिया में दो ही प्रक्रम चलते हैं, एक संघनन और दूसरी वाष्पीकरण। ठीक है, तीसरा जो वो सौरमंडल है उसमें संघनन और वाष्पीकरण के जो प्रक्रम है, इनकी एवरेज कंडीशंस को किस नाम से पुकारा जाता है, जलवायु। और शॉर्ट टाइम की कंडीशंस को किस नाम से, मौसम। ठीक है, अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलवायु या मौसम के फैक्टर कौन कौन से हैं, चारों के नाम बताओ। पहला कौन सा है, तापमान, पवन और आर्द्रता। ये चार ही है। ये शॉर्ट में मैंने पूरी जलवायु विज्ञान पढ़ा दी आपको, पूरी जलवायु विज्ञान ए से लेकर जेड तक, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। ये चार बातें ही पूरी जलवायु विज्ञान में हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कोई गुब्बारा होता है, बैलून होता है ना गुब्बारा। अब उस बैलून के एक पार्ट पे आप प्रेशर डालोगे तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। उठ जाएगा ना, बोलो। एक पार्ट पे क्या डाला, दूसरा पार्ट उठ जाएगा, उठ जाएगा। दूसरी बात, हाई टेम्परेचर में रख दो गुब्बारे को, फूट जाएगा, फूटेगा ना। हाई टेम्परेचर में बैलून को रख दो, बहुत बोल जाएगा, स्पॉट कर जाएगा। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, वायुदाब। यानी एक तरफ दबाव लगाओगे, दूसरी तरफ ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर उठ रहा है, इसे कहते हैं विंड। ठीक है, और जो विंड जहाँ से आती है वहाँ के गुण लेके आती है। तो क्लाइमेट के कितने फैक्टर होते हैं, चार। पहला तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा पवन, और चौथा आर्द्रता। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? अब देखो ध्यान से। पहला है टेम्परेचर, जलवायु के कारक फैक्टर, और इसमें पहला है तापमान। अब इसको डिफाइन करके बताओ। तापमान, तापमान किसे कहते हैं? टेम्परेचर जो वर्ड है ये फिजिक्स से बिलोंग करता है, भौतिकी से। और तापमान एक गुण है बेटा। ठीक है, अब ऐसे बताओ कि कहीं कहीं अपन बैठे हैं 5 जने, और 5 जनों में से एक को ठंड लग रही है, चार को नहीं लग रही। और तापमान तो सेम ही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक को ठंड लग रही है, चार को नहीं लग रही। तापमान तो समान ही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ऊर्जा के या ऊष्मा के, लाइन ध्यान से सुनना, ऊर्जा या ऊष्मा के गर्म या ठंडा होने के गुण को टेम्परेचर कहा जाता है। यह परिभाषा है फिजिक्स की। तापमान का मतलब ध्यान दो, ऊर्जा नहीं होता, ऊर्जा का एक गुण होता है जो हमें यह महसूस कराता है कि ठंडा है या गर्म। अब हो सकता है वो किसी और के लिए ठंडा और अपने लिए गर्म हो रहा हो। अतः पृथ्वी पर प्रत्येक तत्व या पदार्थ का अलग अलग द्रव्यंक कथनांक होता है। कोई कितने पे पिघल जाता है, कोई ज्यादा पे ठोस रहता है। आ गया समझ में? अतः ध्यान दो, तापमान क्या है, ऊर्जा का ठंडा और गर्म होने का अनुभव, टेम्परेचर कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, एक एक वर्ड सुनते चलो, मैं बेसिक फैक्टर समझा रहा हूं, फिर मैं अप्लाइड करूंगा इनको। ऊर्जा का जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे याद रखना सूर्य तप। ठीक है, क्या कहा जाता है, सूर्य तप। सौर ऊर्जा नहीं कहा जाता, कभी भी गड़बड़ मत कर देना। क्या कहते हैं, इंसोलेशन।
सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है धूप के, अपन कहते हैं ना विटामिन डी ले रहे हैं, तो उसे इंसोलेशन कहते हैं, सूर्य तप, इन सोलर रेडिएशन, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, इंसोलेशन। सोलर एनर्जी नहीं कहेंगे, सोलर एनर्जी अलग होती है जो केमिकल प्रोसेस में होती है, ठीक है, जिसमें अपन ध्यान दो विद्युत उत्पादन करते हैं, उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सूर्य से जो सीधी शॉर्ट वेव में तरंगे आती है, लघु वेव में, और वो तरंगे आकर जो ऊर्जा प्रदान कर रही है, उस ऊर्जा को ध्यान दें क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप का ठंडा और गर्म होने का अनुभव तापमान कहलाता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत सह संबंध होता है। यदि तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है। ये विपरीत कॉरलेशन जो होता है, अपोजिट कॉरलेशन, यह अपोजिट कॉरलेशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंडीशन में होता है, वर्टिकल में नहीं होता, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वायुदाब दोनों घटते हैं, दोनों घटते हैं। जो जो माउंट आबू पर ऊंचाई पे चलोगे तो टेम्परेचर भी घटेगा और वायुदाब भी घटेगा। लेकिन ध्यान दो क्षैतिज अवस्था में, जैसे जयपुर है, जयपुर सपाट है, नागौर है अपना, ठीक है, जालोर है, सपाट है, तो वहां ध्यान दो टेम्परेचर और एयर प्रेशर में अपोजिट कंडीशन होगा। हाँ, अगर तापमान ज्यादा है तो वहां वायुदाब कम हो जाएगा, और यदि ध्यान दो तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी बातें मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में, ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर जल चक्र से संबंधित 2 घटनाएं हैं, पहली वाष्पीकरण, दूसरी संघनन, ठीक है। और इनसे संबंधित दीर्घकालिक दशाओं को जलवायु कहते हैं और अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहा जाता है, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं हमेशा ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। जलवायु के 4 कारक होते हैं, पहला कारक तापमान, दूसरा वायुदाब, और तीसरा पवन, और चौथा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे सूर्य तप कहते हैं, और सूर्य तप के ठंडा या गर्म करने के गुण को तापमान कहा जाता है, ठीक है। प्रति इकाई वायु के दबाव को वायुदाब कहा जाता है, ठीक है। और वायुदाब और तापमान में क्षैतिज अवस्था में विपरीत सह संबंध होता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, जबकि वर्टिकल लंबवत कंडीशन में ध्यान दो दोनों ही ऊंचाई के साथ साथ कम होते जाते हैं। आ गया समझ में? अब आगे ध्यान से सुनो। हमेशा पौने, तीसरे पे आ गया हूं मैं, तापमान को छोड़ दिया मैंने, वायुदाब को छोड़ दिया, अब सीधा विंड पे आ गया। हमेशा पौने बेटा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती कौन? विंड। क्लियर? अब सुनो इधर ध्यान से। यदि किसी छोटे से क्षेत्र में वायुदाब तीव्र गति से घट रहा है या बढ़ रहा है, छोटे से क्षेत्र में तीव्र गति से वायुदाब घट रहा है या बढ़ रहा है, या तापमान तीव्र गति से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हवाएं हाई स्पीड से चलेगी, हाई स्पीड से चलेगी। कल का मौसम देखो, इवनिंग में 2 दिन गर्मी, भयंकर टेम्परेचर बढ़ा, 2 दिन कल ठंडा कर गया। तो जो तेज गति से तापमान चढ़ा, ठीक है, उतनी ही तेज गति से वो डाउनफॉल में जाएगा, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए अपन ने पंचवर्षीय योजना अपनाई, रशिया से ली ना, इकोनॉमिक्स में भी ये मेन नियम है, मुख्य नियम, कि जो अर्थव्यवस्था जितनी जल्दी ऊपर चढ़ती है वो उतनी जल्दी धड़ाम होती है। अतः ध्यान दो, जो लंबी दीर्घकालिक योजनाएं हैं वो ही स्थायी योजनाएं होती है, और वो ध्यान दो डावाडोल नहीं होती। टाटा के अपन शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट में, एक एक पॉइंटों से बढ़ता है वो मात्र, लेकिन स्थायी चलता है। अतः घाटे का सौदा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। और बिटकॉइन में तो कभी उल्टा पड़ गया तो पड़ ही गया। तो जो अर्थव्यवस्था ध्यान दो जितनी तीव्र गति से चलेगी वो उतनी तीव्र गति से नीचे आएगी। वैसे ही ध्यान दो टेम्परेचर में बहुत तेज गति से डिफरेंस होगा तो हवाओं की गति तेज हो जाएगी, चक्रवात की कंडीशन हो जाती है। ऐसे वायुदाब तेज गति से गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, वो भी चक्रवात का सूचकांक होता है, संकेतक होता है एयर प्रेशर का। अतः ध्यान दो, विंड जो है वो वायुदाब और तापमान दोनों से संबंधित है। तापमान में अंतर हो चाहे वायुदाब में अंतर हो, पवनें तेज चलेगी अगर अंतर ज़्यादा है तो, और अंतर कम है जैसे सर्दियों में अंतर कम होता है तो सर्दियों में हमेशा मंद वायु चलती है, और गर्मियों में अंतर तेज हो जाता है, अतः गर्मियों में भयंकर। आंधियाँ कभी सर्दियों में आती क्या? नहीं।
आंधी हमेशा गर्मियों में आती है, क्योंकि टेम्परेचर का विचलन ज़्यादा कब होता है? गर्मियों में होता है। क्लियर? अब अगली लास्ट बात है ये क्लाइमेटोलॉजी की, कि ध्यान से सुनो, जो विंड जिस स्थान से आ रही है बेटा, उस स्थान के गुण वो अपने साथ लाती है। यदि कोई विंड स्थल से आ रही हो, स्थान से आ रही हो, भूमि से आ रही हो, तो वो हमेशा शुष्क होती है। ठीक है? और जो विंड महासागरों से आती है वो हमेशा आर्द्र होती है, और आर्द्र हवाएं ही वर्षा करती है। लू कभी भी वर्षा नहीं करती। लू कहाँ पैदा होती है? बलूचिस्तान, जैकोबाबाद, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अपनी ओर आती है, अतः लू कभी वर्षा नहीं करती। शीतलहर, शीतलहर कहाँ पैदा होती है? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ से विंटर कोल्ड वेव स्टार्ट होती है सर्दियों में, तो वो कभी भी वर्षा नहीं करती। जबकि सर्दियों में जो मावट वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पैदा होने वाला साइक्लोन है, भूमध्य सागर से पैदा होने वाला चक्रवात है, इसीलिए ध्यान दो वो वर्षा कर देता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी विंड जो है वो ध्यान दो हिंद महासागर से आ रही है, इसलिए वर्षा करती है। अतः चौथा रूल बड़े सावधानी से, कि ध्यान दें, जो हवाएं जिस क्षेत्र से आ रही है, अगर वो महासागर से आती है तो आर्द्रता लेके आएगी, और अगर महाद्वीपों से आती है तो वो शुष्क रहेगी। इसे महाद्वीपीयता का सिद्धांत कहते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है? क्लाइमेटोलॉजी में इसे कॉन्टिनेंटल थ्योरी कहते हैं, जिसे हम्बोल्ट ने दी थी। और हम्बोल्ट ये कहता था कि कोई स्थान से जो हवा आती है वो हवा हमेशा शुष्क रहती है, और कोई हवा जो है महासागर या सागर से आ रही है तो वो नम होती है और वो ही वर्षा करती है। क्लियर? ये जलवायु विज्ञान शॉर्ट में समझा दिया मैंने आपको, समझा दिया ना? लिखाऊं क्या इसको? शॉर्ट में लिखाऊं एक पेज में? हमेशा के लिए याद कर लो, ये चीज़ें आपके काम की रहेगी, वरना मैं नहीं लिखा था। मैंने पहले ही आपको चॉइस दी थी दो टॉपिक की, एक ये टॉपिक और एक इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद वाले टॉपिक मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तो सटासट चलेंगे। ठीक है? ये क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ लो मुझसे, क्योंकि ध्यान दो, जहाँ अच्छी जलवायु रही है वहीं सभ्यताएं विकसित हुई है। ठीक है? जलवायु प्रकृति का एक रंगमंच है जिस पर मानव ने अपनी कूंची फेरी, जिसे सभ्यताएं कहा जाता है। आ गया समझ में? कभी भी सोचा है अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में सिंधु नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई है? अरे वो ठंडा है, वहां कैसे सिविलाइजेशन पैदा होगी? कूंची, कूंची मतलब पेंट ब्रश। पेंटिंग किसने की? मानव ने की। और कब की? जब अच्छी जलवायु हो। तो मतलब सभ्यताएं कौन, सभ्यताएं प्रकृति बनाती क्या? बोलो, संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा पैदा की गई है? मानव के द्वारा। अतः ब्रश किसने चलाया है? मानव ने। और वास यानी बैकग्राउंड बिहाइंड किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। और प्रकृति में बिहाइंड कौन देता है? जलवायु देती है हमेशा। तो कभी भी सोचा है कि सभ्यताएं, ध्यान दो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है? नहीं हुई है। जितनी भी सभ्यताओं के क्षेत्र है वहाँ टेम्परेचर में विचलन बहुत कम है। ठीक है? चले आगे, पढ़ना शुरू करें। पहली लाइन में लिखो, जल चक्र में, शॉर्ट में लिखा देता हूं, संघनन व वाष्पीकरण दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। जो जलवायु विज्ञान का आधार है। हाँ, नोट करो जल्दी जल्दी, टाइम लगना ही नहीं चाहिए, फिर मैं सीधा राजस्थान पे आऊंगा। जल चक्र में संघनन व वाष्पीकरण दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो जलवायु विज्ञान का आधार है। इन दोनों प्रक्रम की एवरेज कंडीशंस को औसत दशाओं को इंडियन मीटियोरो
टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये कितना मानता है? 30 वर्ष से अधिक। भारतीय मौसम विभाग औसत दशाओं में कितने वर्ष के आंकड़ों का प्रयोग करता है बेटा? 30 वर्ष से अधिक। औसत लिखा है ना। औसत निकालने के लिए अपन आंकड़े लेते हैं ना, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। आंकड़े नहीं लेते क्या? देवर है, देवर रोज की 5 रोटी खाता है औसत। अब किसी की रोज 20 रोटी खा लिया, तो अपन 1 महीना का हिसाब देंगे उसकी रोटियों का। और यही तो कहेंगे मेरा देवर 5 रोटी पर डे खाता, अब किसी रोज 20 खा लिया तो 3 दिन भूखा रहा। भूखा रहा ना। औसत निकाला कितना आया? 5 रोटी। तो आई इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितने वर्ष के आंकड़े लेता है? 30 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, एग्जाम में ऐसे आया हुआ है 30+, तो ये ध्यान में रखना। भारतीय मौसम विभाग कितने वर्षों के आंकड़े लेता है? 30+। ठीक है, 30 वर्ष नहीं, 30+ वर्ष। हाँ बेटा। ले मेरे बेटा जी। औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। आगे लिखो, औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। वह अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहा जाता है। मेरा इंतजार कर रहे हो कि सर बोलेंगे, सर बोलेंगे तो हम लिखेंगे। इन दोनों प्रक्रम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। लिख लिया यहाँ तक। तथा अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहा जाता है। जलवायु संबंधी घटनाएं, जलवायु संबंधी घटनाएं, जलवायु संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में घटित होती है। लिख लिया बेटा? अब अगली लाइन में लिखो, जलवायु के निम्न महत्वपूर्ण कारक है, निम्न महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के निम्न महत्वपूर्ण कारक है। पहला कारक कौन सा है? तापमान। पहला कारक तापमान, लिख लिया। दूसरा लिखो वायुदाब, तीसरा पवने, और चौथा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। पहला कौन सा है बेटा जी? दूसरा, तीसरा और चौथा आर्द्रता। लिख लिया? सूर्य से मिलने वाली, अगली लाइन में लिखते चलो, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को, ऊर्जा को इंसोलेशन कहा जाता है, सूर्यतप कहा जाता है। सूर्यतप कहा जाता है। सूर्यतप कहा जाता है। इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। सूर्यतप कहा जाता है। यहां तक नोट कर लिया? अगली लाइन में, सूर्यतप के गर्म व ठंडा होने के गुण को, सूर्यतप के गर्म व ठंडा होने के गुण को तापमान कहा जाता है। तापमान कहा जाता है।
अगली लाइन में प्रति इकाई, अगली लाइन में प्रति इकाई, प्रति इकाई प्रति इकाई वायु भार, प्रति इकाई वायु भार के कारण लगने वाले दबाव को, प्रति इकाई वायु भार के कारण लगने वाले दबाव को वायुदाब कहा जाता है। प्रति इकाई वायु भार के कारण लगने वाले दबाव को वायुदाब कहा जाता है। और अगली लाइन टिक करके लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यह तापमान व वायुदाब में विपरीत, तापमान व वायुदाब में क्षैतिज अवस्था में, तापमान व वायुदाब में क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में विपरीत, विपरीत अपोजिट, विपरीत सहसंबंध होता है। समझ में आएगा ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अपोजिट कोरिलेशन रहता है हमेशा। क्लियर। तापमान किसे कहते हैं? ठंडा और गर्म होने का एहसास। ठीक है, ऊर्जा तो होती है लेकिन ध्यान दो किसी को अलग द्रव्यनांक है, किसी का अलग क्वथनांक है। चले आगे अगली लाइन में क्षैतिज अवस्था लिखी है अपन ने, याद रखना कौन सी अवस्था में? क्षैतिज। और लंबवत में तो दोनों ही घटते जाते हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। लिख लिया। अगली लाइन में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा आइसोबार लाइन कहलाती है। आइसोबार लाइन कहलाती है। कौन सी बेटा? आइसोबार, आइसोबार लाइन कहलाती है। समदाब रेखा, समदाब रेखा कहलाती है। लिख लें यहां तक। अगली लाइन में हवाएं जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र के गुण अपने साथ लाती है। पवनें या हवाएं जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र के गुण अपने साथ लाती है। पवनें जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र के गुण अपने साथ लाती है। पवनें जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र के गुण अपने साथ लाती है। एक ही है तो अलग अलग, लेकिन एक ही, अभी अपन एक ही अवस्था में काम, एक ही अभिप्राय में काम में ले सकते हैं इसे। ठीक है, वैसे होती कौन है? पवन होती है, हवा नहीं होती। हवा की गतिक अवस्था को पवन कहते हैं। हवा जब चलने लग जाए ना बेटा तो पवन कहलाती है। और हवा की रासायनिक कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? गैस। ठीक है, वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? एयर, गैस और विंड। इसमें ध्यान दो, डायनेमिक कंडीशन कौन है? विंड। और भौतिक रासायनिक कंडीशन गैस। गैस में हम तत्वों के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं या फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। और इन गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? एयर, वायु। ठीक है, वायु किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को।
ठीक है। और वायु की रासायनिक कंडीशन किसे कहते हैं? गैस को। और वायु की गतिक कंडीशन किसे कहते हैं? पवन को। ठीक है, मामूली मामूली सा अंतर होता है, बाकी इतना अपन डेप्थ में नहीं जाए। आइसोबार कहते हैं, क्या लिखा लास्ट में? उस क्षेत्र के गुण लाती है जैसे महासागरों से आने वाली हवाएं वर्षा करती है। जैसे महासागरों से आने वाली हवाएं वर्षा करती है, आने वाली विंड वर्षा करती है। अब आ जाओ अपन मेन क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सबसे पहली लाइन लिखो, राजस्थान जलवायु का नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। राजस्थान की जलवायु का नाम क्या है? क्या कर रहे हैं बेटा अपन? नामकरण। अभी समोसा खाया ना, मिठाई भी खाई थी ना, इसीलिए इसी बात की मिठाई थी ये। क्या हुआ भाई? नामकरण संस्कार कर लेते हैं। देखो ध्यान से बोर्ड पे, आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी। पहली, उपोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की जलवायु को क्या कहते हैं अपन? उपोष्ण कटिबंधीय। एक मिनट रुको बेटा, यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। अब सीधे सीधे अंग्रेजी में कहेंगे सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। दूसरे नंबर पे अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और तीसरे नंबर पे मानसूनी। पूरा नाम बोल के बताओ देखे। हाँ, वेरी गुड। ऐसे नहीं बोल सकते आप अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय, ऐसे नहीं। पहले कौन आएगा? तापमान। उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मानसूनी। क्लियर? ये जलवायु का नाम है। अब जल्दी से बताओ राजस्थान की जलवायु का नाम क्या है? अब ध्यान से सुनो, इंडिया क्लाइमेट का नाम आ जाए, इंडिया क्लाइमेट, भारतीय जलवायु का, तो उपोष्ण कटिबंध तो हट जाएगा, वहां उष्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उष्ण। अर्ध शुष्क हट जाएगा और सीधी आ जाएगी मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। क्योंकि इंडिया का अधिकांश पार्ट जो है, अधिकांश पार्ट ऑफ इंडिया का, वो ध्यान दो ट्रॉपिकल जोन में है, यानी वर्ष भर गर्मी ज्यादा रहती है। भले सर्दियां हैं लेकिन थोड़ी सी है, लेकिन ज्यादातर क्या है? गर्मी, अतः ट्रॉपिकल जोन में रखा जाता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली बात इस नामकरण में, ये नाम तो याद हो गया ना? पुस्तकालय, एलएस से थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में आया हुआ सवाल है ये। सबसे कॉमन सवाल है कि राजस्थान की जलवायु का नाम क्या है। और ये यूं आएगा, यूं क्योंकि ये तीनों चारों शब्द आएंगे एक के बाद एक एबेसदे में। अब उपोष्ण की जगह अगले में क्या आएगा? उष्ण, और लिखा हुआ वही। अर्ध शुष्क की जगह क्या कर देंगे? शुष्क। अतः आपको पहचानना पड़ेगा। अब ऑल ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले ये टेम्परेचर, तापमान, और इसका मेन कारण क्या है? कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है। दक्षिण से, पंजाब के या राजस्थान के? राजस्थान के। कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है, मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो पूरा क्या होगा? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। इसीलिए ध्यान दो, राजस्थान के आसपास का संपूर्ण एरिया न तो ट्रॉपिकल जोन में आएगा न टेम्परेट जोन में आएगा। उसके लिए एक अलग से वर्ड होगा, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, ये लो बेटा जोन, बस सब ट्रॉपिकल जोन। अब बात आती है सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। ये फीचर, ये फैक्टर जो है वर्षा। ठीक है, अर्ध शुष्क वर्षा को ही तो कहेंगे। शुष्क वर्षा के आधार पे तो होगा या तापमान के आधार पे होगा? और जैसे मैं दुबड़ा पतला हो गया, सुकुड़ गया, सिकुड़ गया, बिल्कुल दुबड़ा पतला हो गया। ठीक है, तो ध्यान दो, मैंने कम खाया कम पिया, टेम्परेचर ने थोड़े इंपेक्ट किया। अतः ध्यान दो, टेम्परेचर नहीं आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है? रेनफॉल, वर्षा। शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, अतिआर्द्र, तर। तर को अंग्रेजी में कहेंगे वीट, WET, वेट। तो ध्यान से सुनो,
ये वर्षा से संबंधित है, जबकि उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत ये वर्ड्स किसके लिए? तापमान। शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध आर्द्र, अति आर्द्र, तर ये वर्ड किसके लिए? वर्षा के लिए। अतः कभी भी कहीं की भी जलवायु प्रेजेंट करते हैं तो एक लेटर इधर से आएगा, एक लेटर इधर से आएगा, ये दो ही लेटर आते हैं। विंड को विशिष्ट कंडीशन में लेते हैं अपन, ठीक है, जब माइक्रो स्टडी करते हैं तो अपन ध्यान दो विंड का इस्तेमाल करते हैं। अब मानसून, मानसून का मतलब पवन, वे पवने जो ऋतुवत सीजनेबल अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। ऋतुवत, सीजनेबल, ठीक है, इन्हें ही क्या कहते हैं? मौसम। और मौसम से ही क्या बना? मौसम और मानसून एक ही वर्ड है अरबी भाषा का। मौसम, मौसम से क्या बना? मौसम। और मानसून दोनों ही वर्ड्स इसी से बने हैं, ठीक है। एक नाम था इब्न बतूता, नाम सुन रखा है? टेंजियर, याद है टेंजियर? टेंजियर तुर्की का एक नगर है, तुर्की नहीं, मोरक्को का। मोरक्को कहाँ बोल गया ना मैं, मोरक्को का, ठीक है। टेंजियर नगर से था, कादी परिवार से था, आया था क्या भारत? अच्छा, हाँ वेरी गुड। और उसको तो छोड़ो एक तरफ। अब आता है अल बैरूनी, हाँ अल बरूनी, ठीक है, उसको भी छोड़ो। अब आता है, ध्यान दो, अल मसूदी, उसको रखो। अल मसूदी ने, ध्यान दो, ये मौसम, मानसून, इन शब्दों का प्रयोग किया। किसने दिए थे? अल मसूदी ने। किसने दिए थे? अल मसूद। मजा आता है ना, अपने गांव का नाम आ जाए राजस्थान पढ़ते पढ़ते, अपने जिले का नाम आ जाए तो बड़ा मजा आता है अंदर से। बैठे बैठे चुपचाप बोले नहीं तो चुपचाप अंदर से एक मुस्कुराहट सी आती है। और वैसे ही अपना सब्जेक्ट का कंटेंट आ जाए ना, अल मसूदी अल बरूनी, तो इतिहास आ गया। क्या आ गया? इतिहास। अब आए सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, फिजिक्स आ गई वहां तो। होता है ना बेटा, एक अपन अपन जिसकी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, अपनी जानकारी में वो चीज आ जाए, अब चीजें क्या कॉमन होगी। बाकी पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता, शादी ब्याह में एक कैमरा आता था, मोबाइल तो थे ही नहीं। अतः ध्यान दो, लोग फोटो खिंचाने के लिए उस कैमरे के सामने बार बार जाते थे ना। अब शौक ही खत्म हो गया। नोट करो इसको अच्छे बच्चों की तरह। वर्षा, राजस्थान में एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वा का मतलब वार्षिक है, याद रखना। वर्षा पूरा लिखना, वार्षिक वर्षा। ये सीधा क्वेश्चन है। 57.51 सेंटीमीटर। और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 575.1 मिलीमीटर। ये एग्जाम में आता है बार बार कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। 57.51 सेंटीमीटर, या 575.1 मिलीमीटर। राजस्थान की जलवायु को बेटा उपोष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के दक्षिण से, हाँ, वो गुजरती है। दूसरी बात, राजस्थान की जलवायु को अर्ध शुष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में बरसात कितनी है? 57 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? इसलिए अर्ध शुष्क कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु को मानसूनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हवाएं हर 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में, ठीक है, अपनी दिशा में हवा चेंज नहीं होती बेटा, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक 6 वर्ष में अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। पहले 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अगले 6 महीने में ध्यान दो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अतः ध्यान दो, राजस्थान की क्लाइमेट को क्या कहेंगे? मॉनसूनी क्लाइमेट। जल्दी से इसका नाम बताओ पूरा, राजस्थान की जलवायु के। अर्ध शुष्क और मानसूनी। उपोष्ण कटिबंधीय कौन सी अक्षांश रेखा के आधार पर कहा जाता है?
राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, 57। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा से, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा से दूरस्थ स्थित जिला है। ए जैसलमेर, बी दौसा, सी राजसमंद और डी अजमेर। क्यों? जैसलमेर में 18 सेंटीमीटर ही है औसत वार्षिक वर्षा। दूरस्थ स्थित जिला है, तो दूरस्थ का मतलब यहां दूर नहीं है, यहां है कि इस आंकड़े से दूर कौन है। तो इस आंकड़े से दूर कौन है? जैसलमेर है। कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। हाँ हाँ बताया, लेकिन ध्यान दो उसको पूर्ण अर्थ आपको पता नहीं था कि दूर क्यों है। जगह के हिसाब से दूर नहीं है, इस आंकड़े के हिसाब से दूर है। जबकि दौसा कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, जो इसके नजदीक है। ठीक है, तो ये एवरेज रेनफॉल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये विंड के हिसाब से ऋतुगत परिवर्तन। आगे चले, अगली लाइन में लिखो, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें कारकों में देखो, पहला कारक आएगा लेटीट्यूड्स। लिखना मत, लिखना मत। दूसरा ऊंचाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे सागर से दूरी। लैंडस्केप लोकेशन, यानी स्थलाकृतियों की अवस्थिति की अवस्थिति। सोइल यानी मृदा व चट्टानें और वेजिटेशन। कितने? 6 फैक्टर है ना। 6 में से 7-8 सवाल है सीधे सीधे। ठीक है, डिटेल में अभी लिखा दूंगा आपको, पहले सवालों को याद करो। पहला है अक्षांश। ठीक है, अब पहली लाइन ध्यान से सुनो। ठीक है, राजस्थान लगभग लगभग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसीलिए राजस्थान की जलवायु को सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स को, 30 डिग्री अक्षांश को अयन वृत्तीय अक्षांश कहा जाता है, इसीलिए गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में अयन वृत्तीय टाइप की जलवायु है, या राजस्थान की जलवायु को हम अयन वृत्तीय जलवायु भी कह सकते हैं। वापस ध्यान सुनो, पृथ्वी पर कर्क रेखा इट मीन 23.5 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ पोल या 90 डिग्री साउथ पोल इट मीन्स ठंडा क्षेत्र। ध्यान यही है ना सभी का मेरी लैंग्वेज पर। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल इट मीन्स ठंडे प्रदेश। ऐसे ही पृथ्वी पर 30 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है उसे अयन वृत्तीय क्षेत्र कहा जाता है। 30-35 नहीं, वो तो आसो अक्षांश है और वो तो एयर प्रेशर में है। यहां सिर्फ एक लाइन है 30 डिग्री। 30 डिग्री के आजू बाजू जितने भी स्थान हैं उनको अयन वृत्तीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री के बाद अचानक से ध्रुवों की ओर पृथ्वी का ढाल कम होता जाता है। ठीक है, अचानक से ढाल कम होता है, अतः 30 डिग्री के आसपास के एरिया को क्या कहते हैं? अयन वृत्त। तो राजस्थान की जलवायु को अयन वृत्ति भी कहते हैं। चलो ठीक है, अभी तक तो ये सवाल कभी नहीं आया है, सब्जेक्ट में ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो उसको ध्यान रखना, अक्षांश को। अक्षांश में किसको? उपोष्ण कटिबंध को। कि कर्क रेखा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। आ गया समझ में? बोलो। और अयन वृत्तीय भी कह सकते हैं। ठीक है, दो बातें ध्यान में रखना। ऊंचाई, 41 जिलों में ऊंचाई का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ, हाँ हाँ, सिरोही जिले पे रहता है। किस पे रहता है? सिरोही जिले पर।
कौन से जिले पर? सिरोही। ओनली और ओनली सिरोही में आबू ब्लॉक पर हाइट का इम्पैक्ट पड़ता है। ऊंचाई के साथ साथ बेटा टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों घटते जाते हैं और पहाड़ों से टकराकर क्या होता है? वर्षा होती है। जो पहाड़ से हवाएं टक्कर खाएगी तो क्या करेगी? बरसात करती है। इसीलिए माउंट आबू क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर लगभग रेनफॉल होता है। कितनी? 150। अब ये पूछ ले कि निम्न में से कौन से कारण के कारण, कौन से कारक के कारण सिरोही जिले में अधिक वर्षा होती है? ऊंचाई के कारण। सर्दियों में सिरोही जिले में नक्की झील का जल जम जाता है। किसके कारण? ऊंचाई के कारण। राजस्थान में गर्मी सर्दी कोई सा भी मौसम हो, एनुअल टेम्परेचर सबसे कम सिरोही का रहता है। उसका कारण क्या है? ऊंचाई। हर जगह आपको सिरोही ऊंचाई, बस एक ही जिला ध्यान में रखना है, सिरोही। और इसमें उपोष्ण कटिबंध और इसमें सिरोही, ये दो बातें। सागर से दूरी, अब रुको, अगर सागर से किसी स्थान की दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलती है, महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। और महाद्वीपीय जलवायु की दो विशेषताएं होती है कि वहां शुष्क हवाएं चलती है और तापांतर में अंतर अधिक होता है। सर्दियों में टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर उबाड़ तक चला जाता है, यानी 50 के पार चला जाता है। ऐसी घटना राजस्थान में होती ना। अतः राजस्थान में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि विषम प्रकार की महाद्वीपीय जलवायु राजस्थान में है और जिसका कारण कौन है? सागर से दूरी। ठीक है। और इसमें आएगा अरावली। स्थलाकृतियों में अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है और अरावली के एक ओर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है और एक तरफ 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है। इट मीन्स राजस्थान में जलवायु को अरावली प्रभावित करती है, लेकिन तापमान को नहीं करती, वायुदाब को नहीं करती। किसको करती है? वर्षा को। पूछ ले सीधा ही कि राजस्थान के नामकरण में निम्न में से कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर का कंट्रीब्यूट नहीं है? ए विंड, बी टेम्परेचर, सी ह्यूमिडिटी और डी एयर प्रेशर। सवाल क्या पूछा मैंने? सवाल क्या पूछा मैंने? राजस्थान की जलवायु के नामकरण में कौन से कारक का योगदान नहीं है? ए वर्षा, बी तापमान, सी वायुदाब और डी पवन। इंडेक्स देख लो ना एक बार, चुपचाप से देख लो इंडेक्स, बताओ मत किसी को। वायुदाब आया क्या इसमें? कहीं नहीं आया ना, तो वायुदाब का कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं है। ठीक है। वर्षा है, अर्धशुष्क है ना, मानसूनी पवन है और तापमान उपोष्ण कटिबंधीय, यानी तापमान, वर्षा और पवन, इन तीनों के आधार पर राजस्थान की जलवायु का नाम किया गया है। अरे भाई लोगों, अभी तक तो एग्जाम में इतना है कि जलवायु का नाम क्या है। अपन ने तो यहाँ तक पढ़ लिया है कि इस जलवायु का नामकरण किस किस फैक्टर के आधार पे है। तो 3 फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तापमान, वर्षा और पवन। वायुदाब का कहीं है क्या नाम? नहीं है। ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, ऊंचाई, ऊंचाई में कौन सा जिला आएगा अपना? सिरोही। इसको ध्यान में रखना। और अक्षांश में कर्क रेखा, इसको ध्यान में रखना। और उपोष्ण कटिबंध को ध्यान में रखना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये अभी मैं 1 मिनट में रटवा दूंगा। अभी सागर से दूरी, इसमें ध्यान दो, महाद्वीपीय जलवायु अपनी, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है। या इसे विषम जलवायु भी कहते हैं। और इसकी खास विशेषता क्या है? दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक। बस ये ध्यान में रखना, तापांतर अधिक, ये इसकी विशिष्ट विशेषता है। स्थलाकृतियों की अवस्थिति, इसमें अरावली है और अरावली राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। ये पहले लिखा चुका हूं, मैं लिखा चुका हूं ना। अरावली के लाभ पढ़ाए थे ना मैंने, बोल तो जाओ। और मृदा व चट्टाने। अब रुको, यहां 2-3 उदाहरण ध्यान में रखने हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ उदाहरण पूछे जाएंगे, मैथडोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, प्रोसेस या प्रक्रम नहीं पूछा जाएगा। अब पहला उदाहरण ध्यान से सुनो।
कि झालावाड़ में गर्मियों में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? काली मिट्टी। कौन सा है? काली मिट्टी। भैंस देखी ना बेटा, बफेलो भैंस काली होती ना, भूरी भी तो रंग तो ये भूरी गोरी तो नहीं होती ना। फेयर एंड लवली लगाती है क्या भैंस? कजरारी होती है क्या? दूध देती है क्या? काली तो होती ना। भैंस को गर्मी ज्यादा लगती ना, बोलो। ठीक है। आज देखो अपन हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, जयपुर, इनको छोड़ो। इनमें तो क्या है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भैंस पालन किया जाता है। मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ, भैंसे छोड़ दी, ठीक है, और वो घूमती घामती बाड़े तक चली गई। वापस आते टाइम या दिन में जो कीचड़ होता है ना, जून के महीने में हेडपंप के पास, उस कीचड़ में जाकर लौड़ पड़ो काढ़े में और इटला थी, बल खाती, रियोम मरोड़ा खा रही है। ठीक है, किसमें? कीचड़ में। काली पे काली भैंस को गर्मी लगती है, तो झालावाड़ में ध्यान दो, काली मिट्टी के कारण टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है। अब यहां रुको, यहां एक सवाल तो झालावाड़ का आता है, दूसरा परमानेंट सवाल है जैसलमेर का, कि जैसलमेर में डेली, डेली मतलब रोजाना, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में अंतर क्यों रहता है? यानी जैसलमेर में रातें सुहावनी क्यों होती है? क्योंकि वो रेतीली मिट्टी है, और दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। आ गया समझ में? ये दो क्वेश्चंस। फिर आती है वेजिटेशन। तो वनस्पति को आप शुरू से जानते हो कि पेड़ हमें छाया देते हैं, और पेड़ ध्यान दो बरसात करते हैं ना, शुरू से पढ़ा रखा है ना तीसरी क्लास से। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, छाया देते हैं और बरसात करवाते हैं। ठीक है। अब यहां आपको एक ही जगह का क्वेश्चन आएगा, और वो है धौलपुर और करौली। धौलपुर का टेम्परेचर राजस्थान में सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चूरू का, चूरू के बाद किसका है? धौलपुर का। ठीक है। हालांकि फलोदी का है, अब फलोदी अब जिला बना है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका? चूरू का, और चूरू के बाद धौलपुर का। तो सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जिला धौलपुर है। धौलपुर का 48 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। कितना? 48.1। और करौली का है 45 डिग्री। करौली और धौलपुर पास पास है, फिर भी करौली में हमेशा तापमान कम रहता है और धौलपुर में ज्यादा रहता है। उसका कारण क्या है? ठीक है, एक ही कारण है, वो क्या है? वनस्पति। धौलपुर वनस्पति विहीन बीड़ युक्त क्षेत्र है, जबकि करौली में ध्यान दो वनस्पति चट्टानी क्षेत्र है, लेकिन वेजिटेशन है। इस कारण करौली का टेम्परेचर डाउन रहता है। तो ये 6 फैक्टर है। इसमें यहां ध्यान दो, मृदा व चट्टानों में काली मिट्टी आएगी एक तो, हाँ, झालावाड़ के लिए टारगेट किया जाएगा काली मिट्टी, और एक रेतीली मृदा। ठीक है। और वनस्पति में हमेशा धौलपुर और करौली के टेम्परेचर में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना। यही इसके सवाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक बार मैं वापस 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ याद कर लो। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला अक्षांश। राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, इट मीन्स राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, क्लियर, अक्षांशों के आधार पे। दूसरा ऊंचाई, ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वायुदाब दोनों बढ़ता है। राजस्थान के 41 जिलों में सिर्फ और सिर्फ सिरोही जिले में, माउंट आबू ब्लॉक में ऊंचाई का इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट में। जब आबू रोड में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 300 मीटर ऊंचाई पर, तब गुरु शिखर में 9 डिग्री माइनस करो, 27 में से 9 गए तो 18। गुरु शिखर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नीचे 27 है, ऊपर 18 ही है। उसका कारण कौन है? ऊंचाई। आ गया समझ में? फिर तीसरा आता है सागर से दूरी। सागर से दूरी के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है, महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। और महाद्वीपीय जलवायु हमेशा विषम जलवायु होती है। मुंबई, चेन्नई, यहां बेटा टेम्परेचर में अंतर बहुत कम होगा, जबकि दिल्ली, वहां रहे दिल्ली की गर्मी और वहां रहे दिल्ली की सर्दी। ठीक है, दिल्ली की गर्मी और सर्दी में लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जाता है। जोधपुर, गर्मियों में जोरदार गर्मी और सर्दियों में मचक के सर्दी। आ गया समझ में?
तो ध्यान दो, दिल्ली, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? महाद्वीपीय जलवायु को। जबकि चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, कोच्चि, ठीक है, न्यू मंगलोर, ये जो कोस्टल एरिया वाले नगर है अपने, वो किससे संबंधित है? वो ओशियनिक, महासागरीय जलवायु से। आ गया समझ में? अब लैंडस्केप की लोकेशन, इसमें अरावली टेढ़ी है। टेढ़ी है तो ध्यान दो, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती, सीधी निकल जाती है, वर्षा नहीं कर पाती। और बंगाल की खाड़ी की विंड आती है तो वो पूरब में वर्षा कर देती है, पश्चिम का भाग सूखा रह जाता है। मिट्टी, ये चट्टाने, ये आई गया समझ। इसको यूं का यूं नोट करो, फिर मैं लिखा देता हूं। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया बेटा जी? पैराग्राफ पढ़ने के बजाय इंडेक्स पढ़ना बड़ा इजी होता है ना। मैंने इंडेक्स बनाई तो आप ही बना लेते ना। अच्छा, छोटे छोटे पढ़ने में अक्सर नहीं आते। लिखो। यहाँ तक लिख लिया ना सभी ने? सभी ने लिख लिया, चले आगे। पहली लाइन में लिखो, अक्षांशों के आधार पर, फर्स्ट लाइन में एरो लगा के लिखते चलो। सारी डिटेल लिखा देता हूं मैं 5 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की जलवायु को, अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय। लिख तो यार, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। क्लियर दैट्स? आगे लिखाने की जरूरत है कि कर्क रेखा इसके दक्षिण से गुजरती है वो छोड़ो। अगली लाइन में लिखो, राजस्थान में जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव,
जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव। ठीक है, उल्टा मत कर देना, ऊंचाई पर जलवायु का प्रभाव। जलवायु जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव सिर्फ सिरोही जिले में, सिर्फ सिरोही जिले में देखने को मिलता है, सिर्फ सिरोही जिले में देखने को मिलता है। माउंट आबू। वर्षा कितनी होती है बेटा? 150 सेंटीमीटर से अधिक। नीचे नोट करो। निम्नतम वार्षिक तापमान, निम्नतम उल्टा लिख दिया बेटा जी मैंने। निम्नतम वार्षिक तापमान। पूरे वर्ष भर न्यून तापमान रहता है। निम्नतम वार्षिक तापमान राजस्थान का शिमला, इसे कहते हैं माउंट आबू को, राजस्थान का शिमला। लिख लिया, नोट कर लिया। और इसी में आगे लिखो, शीतकाल में नक्की झील, नक्की झील के जल की, के जल की अपर लेयर, ऊपरी परत जम जाती है, जम जाती है। जिसका कारण क्या होता है? ऊंचाई। सभी का कारण क्या होगा? ऊंचाई। लिख लिया? अगली लाइन में, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? ऊंचाई के साथ तापमान और वायुदाब दोनों घटते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान व वायुदाब दोनों घटते हैं। तापमान व वायुदाब दोनों घटते हैं। तापमान घटने की दर तापमान घटने की दर प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने की है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। राजस्थान में कौन से जिले की जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव देखा जाता है? राजस्थान में कौन से जिले की जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव देखा जा सकता है सिरोही? ठीक है, अगली लाइन में क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। राजस्थान में पूरे वर्ष भर निम्नतम, प्रत्येक माह में सबसे कम तापमान कौन से जिले में रहता है? सिरोही में। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। बोलूं मैं? तैयार हो? राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा? चूरू। सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा? चूरू। सबसे कम तापमान वाला भी चूरू। ठीक है, रुक तो जाओ। सबसे कम तापमान वाला भी चूरू। सर्दियों में सबसे कम तापमान हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, 41 जिलों में ही प्रत्येक माह का तापमान देखे तो सबसे कम किसका आता है? सिरोही का। लेकिन ध्यान दो, सिरोही में जब जनवरी आती है तो जनवरी में सिरोही में तो ध्यान दो
पूरे सिरोही का देखें तो 5 डिग्री 7 डिग्री रहता है और चूरू का -1 डिग्री चला जाता है, लेकिन माउंट आबू का तापमान -3 डिग्री रहता है, पूरे जिले का तो 5 डिग्री रहता है। ठीक है, अतः ध्यान दो कि पूरे वर्ष में प्रत्येक महीने के आंकड़े देखें तो सबसे कम, इधर देखो मेरी तरफ वरना दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। पूरे वर्ष में प्रत्येक माह का देखें तो सबसे कम तापमान सिरोही, सबसे कम तापमान सिरोही, सबसे कम तापमान सिरोही, सबसे कम तापमान सिरोही। ठीक है, लेकिन हाँ रुको, लेकिन 365 दिन में चूरू में एक दिन ऐसा आएगा जो सबसे ज्यादा तापमान होगा और एक दिन ऐसा आएगा जो सबसे कम तापमान होगा। इसीलिए ध्यान दो, सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा? चूरू। इसीलिए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा? चूरू। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ ले कि शीतकाल में सबसे कम तापमान, ठीक है, मंथ के हिसाब से पूछे तो फिर सिरोही आ जाएगा, आबू। और वो एनुअल के हिसाब से पूछे तो कौन आएगा? चूरू। अब रुको, ध्यान से समझो इस चीज को, इधर देखना मेरी तरफ, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आगे आपको। गर्मियों में जब चूरू का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब सिरोही का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 33 जिलों में, 33 बोला है मैंने, 41 नहीं, 33 में। सिरोही का कितना होता है? 35। ठीक है, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा तापमान किसका हो गया? चूरू का। और सबसे कम किसका हो गया? सिरोही का। ठीक है, लेकिन प्रत्येक मंथ में अगर अपना आइडियल देखें तो सबसे कम सिरोही का ही रहता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? हाइट। आगे मैं आपको जब ऋतुएं पढ़ाऊंगा, सीजन्स, तब सबको लिखाते हुए चलूंगा। तो कहां तक आ गए अपन? 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चले, कहा पहला और दूसरा, अब तीसरा लिखो। सागर से दूरी, सागर से दूरी के आधार पर एरो लगा के लिखते चलो, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। सागर से दूरी के आधार पर राजस्थान की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। सागर से दूरी के आधार पर राजस्थान की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता, इस जलवायु की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता दैनिक व वार्षिक तापांतर का अधिक होना है। 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 नीचे लिखो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। ऊपर जगह छोड़ी है, वहां ऊपर क्या आएगा? ये तो न्यूनतम वाला है, ये तो जगह छोड़ रखी है मैंने वहां। तो पहले में तो आएगा बेटा जैसलमेर। कौन आएगा? जैसलमेर।
ठीक है। और दूसरे में आएगा चूरू। सिरोही का तो नाम ही नहीं है बेचारे का। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है बेटा। ठीक है। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा है। अपन किसकी बुक को फॉलो कर रहे हैं? एच एम सक्सेना को। क्या हुआ बेटा? अभी नए वाले जिलों के क्लाइमेटिक डेटा आए ही नहीं। अभी नए वाले जिलों को तो इतना का आएगा कौन सा जिला बना, नया जिला कौन सा है, बस। ठीक है ना। और ज्यादा ज्यादा इतना पूछ ले, फलोदी को पूछ ले कि गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा। अब ऑप्शन में स्पेशली फलोदी दिया हुआ है। ठीक कर देना अपने आंख बंद करके। किसको? फलोदी को। ठीक है। वो स्पेशल कंडीशन में पूछ रहा है, जानबूझ के पूछ रहा है। सोचो थोड़ा सा। भाई नए जिलों के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन वो सवाल ये दे रहा है क्या, कि ध्यान दो, निम्न में से कौन से जिले में, ठीक है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान हो जाता है जिले में। और पहला ही दे रहा है फलोदी, दूसरा दे रहा है चूरू, तीसरा दे रहा है जैसलमेर, और चौथा दे रहा है धौलपुर। तो फिर तो ध्यान दो, फलोदी को ही टिक करके आना है। क्योंकि वो अभी अभी सवाल आया, गणेश्वर का आया था। गणेश्वर सभ्यता का क्वेश्चन पूछा गया था ना, कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, और वहां ऑप्शन में क्या था? नीम का थाना था। ठीक है। वो स्पेशली पूछ रहा था नीम के थाना के लिए, और नीम का थाना को ही सही माना है। क्या? हाँ, सीकर नहीं था उसमें, लेकिन स्पेशल दिया ना उसने नीम का थाना। भाई अपन सिंपल डेटा है, और उसमें सीकर को दिया ही नहीं, उसने क्या दिया? नीम का थाना। अब मैं कह रहा हूं सीकर भी होता तो भी नीम का थाना सही हो जाता, क्योंकि वो सभ्यता नीम का थाना जिले में चली गई। अतः वो स्पेशल कंडीशन करके जनरेट करे। अभी फिलहाल बेटा जी नए जिलों के सिर्फ इतना ध्यान रखना, कौन सा नया जिला है, कौन सा ये है, बाकी नहीं आएंगे सवाल। लगभग लगभग रेवेन्यू के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद 6 7 8 महीने बाद। मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था किसका? हाईवे का। अब भी ध्यान दो, पुराने आंकड़ों के हिसाब से जेल प्रेरी में आया था, आया था ना। हाईवे पूछ लिया गया जो 2016 15 16 में चेंज हो गए थे, उसी हाईवे को वापस पूछ लिया। अरे भाई चेंज हुए थे 10 12 साल हो गए, और अब भी वापस पूछ लिया। कुल मिला के आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगी या दूंगा। मतलब आपको पुराना भी पता होना चाहिए, नया भी होना चाहिए। और सिर्फ ये जांचना चाह रहा है कि आप सवाल का आंसर किस प्रकार देते हो। वहां फिर नए और पुराने सब गौण हो जाएंगे। चले आगे। अगला 3 हो गए, चौथे नंबर पे लिखो, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या था? फोर्थ नंबर पे स्थलाकृतियों की अवस्थिति, इसमें लिखो, राजस्थान में अरावली वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। राजस्थान में अरावली वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अरावली के पैरेलल होती है, अरावली के समानांतर होती है। अरावली के दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर होती है। अरे नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया अपन ने। अरावली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होती है। उल्टा लिख दिया ना बेटा। देखो, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरावली के समानांतर
यो लिखना चाहिए अपना, अरावली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होती है। बात अलग अलग है क्या? एक ही एक बार पढ़ के देखो। एक ही है, बात एक ही क्यों है? क्योंकि यहाँ एक में न तो यहाँ माइनस है, न मल्टीप्लाई है, न प्लस है, ठीक है, न डिवाइड है, न भाग है, न गुणा है। यहाँ तो क्या है, समानांतर है, और समानांतर में तो एक दूसरे के समानांतर रहती है। एक पहले आ जाए दूसरा बाद में आ जाए। बहुत सौ को अचानक कहते हैं कि गलत लिख दिया, तुरंत लाइन फेरते हैं। अरे भाई समानांतर आ रहा है, ये इसके समानांतर है, ये उसके समानांतर है। इस कारण क्या होता है, राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। लिखो आगे, इस कारण ये पवने राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। इस कारण ये पवने राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। लिख लिया यहाँ तक? जबकि इसी में लिखो आगे, जबकि बंगाल की खाड़ी की पूर्वाई पवने, जबकि बंगाल की खाड़ी की पूर्वाई पवनों के, की पूर्वाई पवनों के अरावली अवरोध में होती है। अरावली अवरोध में होती है, पूर्वाई पवनों के अरावली अवरोध में होती है, अवरोध में होती है, जिस कारण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। जिस कारण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। नोट कर लिया क्या बच्चों? अगली लाइन में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी के कारण तापमान अधिक रहता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी नहीं बेटा, दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी राजस्थान में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में काली मिट्टी के कारण तापमान, जलवायु बेकार रहती है। हाँ तो तापमान अधिक रहता है ना। अरे भाई टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना बेटा। शेखावाटी के कौन कौन है आप में से? शेखावाटी के आप लोग हो? देखो अपने शेखावाटी में लू चलती है, सहन कर लेंगे, ठीक है, सब सहन कर लेंगे, तरबूज खा के, मतीरे खा के, कांदे खा के सहन कर लेंगे। लेकिन हाड़ौती की हालत खराब है, पूछो क्यों? वहाँ जून में, मई जून में भी, गर्मियों में चले जाओ, पानी बहुत है, ठीक है, वनस्पति भी ज़्यादा है। सुबह 5:30-6 बजे भी अगर नहा के बाहर निकलेंगे ना तो भी पसीने में तर रहेंगे। ऐसी गर्मी है हाड़ौती की, कष्टकारी। लाइक दिस श्रीलंका, श्रीलंका की गर्मी खतरनाक होती ना, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ क्या पसीना रहता है हमेशा, बॉडी में पसीना रहेगा। तो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में गर्मियां हैं, लू रहेगी लेकिन कम रहेगी, अपने लू ज्यादा है, लेकिन लू को तो अपन सहन कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा मौसम जिसमें नाक के बाहर निकल रहे फिर भी पसीना ही पसीना, चपक चपक पसीना ही पसीना, सुबह 6 बजे ही। इसलिए हाड़ौती में, और फिर काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ठीक है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 बजे ही अपन नहा के बाहर निकल रहे हैं वॉशरूम से, और निकलते ही पसीने में लथपथ हो रहे हैं, ठीक है। ये घटना कहाँ की है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इतनी जून और जुलाई, मई और जून में। आपने अनुभव कर रखी क्या? आप में से कोई है हाड़ौती का? जाके देखा वहां? मैंने कर रखी है ये घटना। हाड़ौती की गर्मी इतनी खराब क्यों है? क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और नमी भी ज़्यादा है। जबकि अपने चूरू में
ध्यान दो, टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन नमी ज़्यादा नहीं है, इसलिए रातें बड़ी ठंडी हो जाती है और मज़े मज़े, और उधर दिमाग खराब हो जाता है। क्या दिए 5 जून की जाना वहाँ, ससुराल है ना मेरा। मेरा ससुराल हाड़ौती कोटा में है बेटा। अजमेर में तो मेरा पियर है। बात कर रही है, कमाल। अजमेर में मेरा मायका है और उधर ससुराल है और कार्यभूमि का है। क्या हुआ, सही तो अजमेर इधर है, कोटा उधर है। क्या, माता ने बुलाया था। गुरु माता ने बुलाया था उसको, ये माता। अरे तो माई है वो तो। चलो ठीक है, कहाँ तक आगे अपन, यहाँ तक आगे काली मिट्टी। अगली लाइन में, 1 मई को, मजदूर दिवस को। क्या, तो चली गई ना। उसकी कौन सी खुशियां बांटे यार बेटा। वैसे तेरे को समोसा खाना खा लेना, ठीक है, लेकिन ये याद मत दिला कि 1 मई का खिलाओ। भाई आपको मिठाई खानी है ना, कल परसों जब भी हो आप खा लेना, लेकिन याद मत दिलाना कि 1 मई की खिला रहे हो आप, ठीक है। हाल तो पुरसों के देखो। दुखती रख पे हाथ मत रखा करो। अ, चलो आगे चले। लास्ट क्या लिखा था, काली मिट्टी लिख ली ना, अब अगली लाइन में लिखो, जैसलमेर में, जैसलमेर में दैनिक तापांतर अधिक रहने का कारण, जैसलमेर में दैनिक तापांतर अधिक रहने का कारण वहां बड़े क्षेत्र में मिलने वाली रेतीली मिट्टी है। वहां बड़े क्षेत्र में मिलने वाली रेतीली मिट्टी है। बड़े क्षेत्र में मिलने वाली रेतीली मिट्टी है। बड़े क्षेत्र में मिलने वाली रेतीली मिट्टी है। और इसमें 2 बातें नोट कर लो। पहला, वेजिटेशन में वनस्पति ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती है, वनस्पति आर्द्रता को प्रभावित करती है, आर्द्रता को प्रभावित करती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है, वनस्पति विहीन क्षेत्र, एक कारण ये भी है, ठीक है। चलो इतना डेप्थ में नहीं है, आगे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का वितरण पढ़ेंगे तब लिख लेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, धौलपुर करौली का। इसमें लिखो, धौलपुर में ग्रीष्म काल में तापमान, धौलपुर में ग्रीष्म काल में तापमान 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसकी अपेक्षा करौली में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इसकी अपेक्षा करौली में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और धौलपुर में कितना रहता है, 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और करौली में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। करौली में कम तापमान का कारण वनस्पति क्षेत्र है। करौली में कम तापमान का कारण वन क्षेत्र है। कम तापमान का कारण वन क्षेत्र है, वेजिटेशन एरिया है, वन क्षेत्र है। आ गया यहां तक समझ में बेटा, पूरा का पूरा बोलो। मेजर मेजर सवाल साथ के साथ लिखाते चल रहा हूं मैं, शॉर्ट बातों को ध्यान में रखना। अब लिखो, राजस्थान में ऋतुएं, ऋतुएं
और पहला है ग्रीष्मकाल। कौन सा टाइम? ग्रीष्मकाल। और टाइम ड्यूरेशन इसका मार्च टू जून। हाँ, मार्च से जून। ग्रीष्मकाल है ना, तो समय कब से कब रहेगा? मार्च से जून। मार्च से जून इस समय सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है? उत्तरायण स्थिति होती है। 21 जून को सूर्य की वर्टिकल वेव लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती है, इस ऋतु में या अवधि में संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल का समय रहता है। ग्रीष्मकाल का समय रहता है। ग्रीष्मकाल का समय रहता है। अब ग्रीष्मकाल में सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? टेम्परेचर को, तापमान को। किसको पढ़ेंगे बेटा जी? तापमान। कल और परसों 2 दिन में ये एक टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नदियां। लेकिन नदियों में आपके पास नोट्स होंगे, सिर्फ मैं बोर्ड पे पढ़ाते चलूंगा, आप टिक करते चलोगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप चाहोगे तो खनिज जो है वो भी नोट से पढ़ा दूंगा, पीपीटी से। हाँ, नोट से। पीपीटी तो बेटा मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाई लाइफ में ही। और नोट्स भी आप कह रहे हो इसलिए ला रहा हूं मैं। बस ये हुई ना कुछ बात। ठीक है, यही बात है हकीकत में। ये बात कि सर हमें याद करवा देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, भले आप किसी से भी पढ़ो कि सर हम याद करने के लिए तैयार है और आप हमें रटवा दो, बस ये चाहिए था। और ये बात आज कितने दिन बाद बोली? 2 महीने बाद बोली इस लड़की ने। ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए आज बस इतना था ही। कल फिर और लंबी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? कल अपन ऋतुएं कंप्लीट कर लेंगे। परसों के दिन की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कॉपेन और थॉर्नथवेट पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना? 2 दिन की तो बात है बेटा। हैं? बीच में जब चाचा जी चले गए तो उनके तो कर्मकांड पूरे करने पड़ेंगे ना मेरे को। बोल तो जा। अब जो सोशल वर्क है उसका तो मैं भी क्या करूं? अब कल की छुट्टी, एक बात बता, मेरी गलती थोड़ी है। कल